जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। आइए आज हम लोग देखते हैं, उस दिन देखे थे इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था कि अपवाह वेग क्या होता है, अनुगमन वेग क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इनके बारे में देखा था। आज हम लोग क्या करेंगे, अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन करेंगे। ओम का नियम क्या होता है, सब लोग जानते हो कि V अपान आई बराबर क्या होता है, कांस्टेंट होता है ना। V अपान आई बराबर कांस्टेंट नियतांक जो होता है, इसी को हम लोग कहते हैं ओम का नियम कहते हैं ना। तो इसी चीज को हमको प्रूव करना है अपवाह वेग के आधार पर। परीक्षा की दृष्टि से ये जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा ध्यान से आप लोग देखेंगे। चलिए ठीक है, देखते हैं अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन हम लोग किस तरह से करते हैं। इसमें देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले तो अपवाह वेग आप जान गए थे। अपवाह वेग क्या होता है, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, जब वैद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की जो न्यूनतम वेग लगभग 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड का होता है, उसी वेग को हम लोग क्या कहते हैं, अपवाह वेग कहते हैं। अपवाह वेग का जो धारा और अनुगमन वेग में, अपवाह वेग में जो संबंध हम लोग निकाले थे, आई बराबर कितना निकाले थे, आई बराबर निकाले थे NeAVD। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपवाह वेग यही था ना। आई बराबर इतना हम लोग निकाले थे। आज इसके आगे हम लोग चालू करते हैं ओम के नियम का सत्यापन। अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन। अपवाह या अनुगमन वेग भी कहा जा सकता है। अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन आज हम लोग देखेंगे। ओम के नियम का सत्यापन, ओम के नियम का सत्यापन देखेंगे। ओम के नियम का सत्यापन देखेंगे किस तरह से हम लोग करते हैं। अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन किस तरह से हम लोग करते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक चालक लेते हैं, चालक की लंबाई मान लिया L लंबाई का कोई चालक तार है, मान लेते हैं, माना L लंबाई का कोई चालक तार है, यह लंबाई का कोई चालक तार है जिसके सिरों का विभवांतर कितना है, जिसके सिरों का विभवांतर दिया गया है, मान लीजिए V है, सिरों का विभवांतर V है। तो विभवांतर V है। यहां पे देखिए क्या करेंगे हम लोग, तो निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र। चालक तार के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा ना। तो चालक तार के भीतर वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, चालक तार के भीतर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। चालक तार के भीतर वैद्युत क्षेत्र E बराबर कितना हो जाएगा, E बराबर, पीछे आप लोग फार्मूला पढ़े हैं, E बराबर होता है V अपान कितना होता है, L होता है। E बराबर V अपान L हो जाएगा, इसलिए इतना हो जाएगा, E बराबर V अपान L हो जाएगा। अब देखो यहां पे अगर हम लोग क्या करें, जब वैद्युत क्षेत्र लग रहा है तो जो उसमें चालक तार में क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। जब जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वैद्युत क्षेत्र में अगर वो गमन करते हैं तो उन पर क्या करता है, वैद्युत क्षेत्र एक बल लगाता है। बल किधर लगाएगा, क्षेत्र के विपरीत दिशा में। अगर मान ली वैद्युत क्षेत्र इधर है तो इलेक्ट्रॉन इधर भागेगा, क्योंकि उसके ऊपर बल जो बल लगेगा वैद्युत क्षेत्र के क्या होता है, विपरीत दिशा में लगेगा ना। तो एक इलेक्ट्रॉन पर बल कितना हो जाएगा, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन पर बल कितना हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन पर बल कितना हो जाएगा, F बराबर, आप जानते हो फार्मूला पीछे है, ये होता है E होता है ना, E होता है, E क्योंकि यह बराबर होता है, देखिए Q बराबर, E बराबर होता है F अपान कितना होता है, Q होता है ना, F अपान कितना होता है, Q, इसलिए F बराबर कितना हो जाएगा, QE होता है। तो अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, E होता है, तो ये कितना हो जाएगा, E हो जाएगा ना, E हो जाता है, इलेक्ट्रॉन पे बल हो जाता है। जब इलेक्ट्रॉन पे बल इतना लगा या बराबर E लगा, तो E का वैल्यू हम लोग रख देते हैं
तो ई का वैल्यू वी अपान ईवी अपान कितना हो जाएगा एल। एफ बराबर इतना हो जाएगा ईवी अपान एल होगा। इलेक्ट्रॉन अब वैद्युत क्षेत्र के कारण जो बल लग रहा है, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लग रहा है, तो जहां पे बल होगा वहां पे क्या होगा, अगर गतिशील वस्तु है तो त्वरण जरूर होगा। इलेक्ट्रॉन का त्वरण कितना हो जाएगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन का त्वरण कितना होगा, इलेक्ट्रॉन का त्वरण कितना हो जाएगा, त्वरण इलेक्ट्रॉन का त्वरण ए बराबर हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा एफ अपान कितना होता है एम। एम क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, नहीं न्यूटन का सेकंड रूल है ये। एफ अपान कितना हो जाएगा एम। एम क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है ना, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, द्रव्यमान है जो एम है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, इसलिए अब एफ का वैल्यू रख दो, इसलिए ए बराबर कितना हो जाएगा, त्वरण ए बराबर हो जाएगा एफ का वैल्यू हो जाएगा ई वी अपान कितना हो जाएगा एल, यहाँ पे एम यहाँ पे, तो इसको एम एल लिख देते हैं, नहीं ई वी अपान कितना हो जाएगा एम एल। ये तो आ गया इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन पर त्वरण कितना लगेगा। अब देखिए अगर वैद्युत क्षेत्र जब नहीं लगा था, जब वैद्युत क्षेत्र नहीं लगा था तो जो इलेक्ट्रॉन थे क्या वो विरामावस्था में थे, नहीं, उनमें क्या था, ऊष्मीय वेग था, ऊष्मीय विक्षोभ के कारण जो वेग आता है वो वेग था। उस वेग के कारण क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन जो थे, देखिए इलेक्ट्रॉन जिस परमाणु से निकला होगा वो धनायन बन गया होगा ना, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उन धनायनों से क्या करता है, बार बार क्या होता है, टकराता रहता है। इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, घूमने के कारण क्या होता है, बार बार क्या होता है, आयनों से या परमाणुओं से क्या होता है, टकराता रहता है। टकराने से उसके वेग की दिशा क्या होती है, ट्रांसफर होती रहती है, बदलती रहती है ना, परिवर्तित होती रहती है। तो यदि इलेक्ट्रॉन का ऊष्मीय वेग कितना हो, यदि इलेक्ट्रॉन का ऊष्मीय वेग, यदि इलेक्ट्रॉन का एक इलेक्ट्रॉन ऊष्मीय वेग कितना हो, u1 हो ना, u1 हो, तथा दो आयनों से दो क्रमागत टक्करों के बीच लगा समय, तथा धनायनों से या आयनों से दो क्रमागत टक्करों के बीच, आयनों से दो क्रमागत टक्करों के बीच, क्रमागत टक्करों के बीच लगा समय, दो क्रमागत टक्करों के बीच, आयनों से दो क्रमागत टक्करों के बीच लगा समय कितना हो, लगा समय कितना हो, टाउ हो ना, या टाउ1 हो ना। अब देखिए वैद्युत क्षेत्र लगाने के बाद उस पर बल लगेगा, उस बल के कारण उसमें क्या आएगा, त्वरण आएगा। तो वैद्युत क्षेत्र लगाने के बाद वैद्युत क्षेत्र ये तो ऊष्मा के कारण वेग था, u1 वेग क्या था, ऊष्मा के कारण था। वैद्युत क्षेत्र लगाने पर बल कितना लगेगा, वैद्युत क्षेत्र लगाने पर बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होगा, बल के कारण उसके वेग जो त्वरण होगा, त्वरण क्या करेगा, वेग में क्या करेगा, वृद्धि करेगा। तो वैद्युत क्षेत्र लगाने पर बल के कारण उत्पन्न त्वरण या बल के कारण वेग में वृद्धि, वैद्युत क्षेत्र लगाने पर बल के कारण इलेक्ट्रॉन के वेग में वृद्धि कितना हो जाएगा, वेग में वृद्धि कितना हो जाएगा, देखिए क्योंकि त्वरण किसके कारण काम कर रहा है, वैद्युत क्षेत्र के कारण काम कर रहा है, इसलिए वेग वृद्धि कितना हो जाएगा, ए टाउ1 हो जाएगा ना, ए टाउ1 वेग वृद्धि हो जाएगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन का कुल वेग, कितना हो जाएगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन का कुल वेग कितना हो जाएगा, वेग बराबर हो जाएगा, पहले कितना था, u1 था, वृद्धि कितने का हुआ, a टाउ1 का ना, a टाउ1 हो जाएगा, a टाउ1। तो इलेक्ट्रॉन का वेग कितना हो जाएगा यार, टाउ1 समय में इलेक्ट्रॉन का वेग कितना हो जाएगा, u1 प्लस कितना हो जाएगा, a टाउ1 होगा ना, a टाउ1, ये t नहीं बनाएंगे हम लोग,
टाउ1 है, इसको श्रांति काल कहते हैं ना। बताएंगे श्रांति काल क्या होता है। तो u1 प्लस कितना हो जाएगा, a टाउ1, अन्य इलेक्ट्रॉनों के वेग कितने हो जाएंगे, अन्य, ये तो एक इलेक्ट्रॉन का था, अन्य इलेक्ट्रॉनों के वेग कितने हो जाएंगे, अन्य इलेक्ट्रॉनों के वेग, अन्य इलेक्ट्रॉनों के वेग कितने हो जाएंगे, हो जाएगा u2 प्लस a टाउ2, फिर हो जाएगा u3 प्लस a टाउ3, डॉट 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 ना। इस तरह से क्या हो जाएगा, अन्य इलेक्ट्रॉनों के भी हो जाएंगे ना। औसत, अब देखिए इन इलेक्ट्रॉनों का, सभी इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग होगा वही क्या होता है, अपवाह वेग होता है। एक इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग होता है, सभी इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग जो होगा वही क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग होता है। इसलिए यहां लिख देंगे सभी इलेक्ट्रॉनों का औसत, सभी इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग ही, का औसत वेग, सभी इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग ही क्या हो जाएगा, सभी इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग ही एक इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग होगा, इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग होगा, का अपवाह वेग होगा। यानी देखिए अपवाह वेग सबका क्या होगा, समान होता है। एक इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग निकल जाएगा, वही सभी इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग हो जाएगा, तो अपवाह वेग होगा ना। तो यहां तक आपके समझ में आया। अगर समझ में बात आ गई तो इसको क्या करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लें और आगे देखते हैं हम लोग क्या होगा ना। ये अपवाह वेग हो जाएगा। हम लोग इसको क्या करते हैं, त्वरण को ऐसे ही रहने देते हैं ना। देखिए औसत वेग निकालते हैं, इसलिए अपवाह वेग बराबर कितना हो जाएगा, इसलिए अपवाह वेग Vd बराबर कितना हो जाएगा, Vd बराबर हो जाएगा सभी इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग। तो सब वेगों को हम लोग क्या करके जोड़ दें, कितने इलेक्ट्रॉन है उतने इलेक्ट्रॉनों से भाग कर दें, तो हो जाएगा u1 प्लस a टाउ1 ना, a टाउ1 प्लस, देखो प्लस u2 प्लस a टाउ2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, बाकी को भी लिख सकते हैं। कितना बार लिखेंगे, n बार लिखेंगे ना। तो राशियों का योग बटे राशियों का संख्या, औसत निकाल देते हैं ना। त्वरण देखो यहाँ एक समान है, क्यों एक समान है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र समान है। वैद्युत क्षेत्र समान होने के कारण बल एक समान है। जब बल समान होगा तो त्वरण क्या हो जाएगा, एक समान हो जाएगा ना। बराबर ये हो जाएगा u1 प्लस u1 u2 डॉट डॉट सबको एक साथ ले लेते हैं, u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 ना। ये जो वेग होंगे इनको एक साथ ले लेते हैं। इनमें से देखो क्या होगा, a कॉमन हो जाएगा, तो प्लस a को कॉमन ले लिया, टाउ1 प्लस टाउ2 प्लस डॉट 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 बटे कितना हो जाएगा, n हो जाएगा, बटे n होगा ना। इस तरह से ये हो जाएगा आपका। बराबर इसको लिख देंगे, ये जो होता है अलग अलग कर देते हैं, u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 बटे n प्लस ये हो जाएगा a, और यहां पे हो जाएगा टाउ1 प्लस टाउ2 प्लस डॉट 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 बटे कितना हो जाएगा n। ये औसत ऊष्मीय वेग होता है, औसत ऊष्मीय वेग होता है, औसत ऊष्मीय वेग है ये, ऊष्मीय वेग, औसत ऊष्मीय वेग है ये। और यहां पे प्लस हो जाएगा a, ये हो जाएगा औसत समय जो हो जाएगा, इसको हम लोग श्रांति काल कह देते हैं ना। ये हो जाएगा औसत समय, इसी को हम लोग क्या कह देंगे, श्रांति काल कह देते हैं। टाउ जो हो जाएगा श्रांति काल हो जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, श्रांति काल है। अब एक चीज देखिए, हम लोग पीछे देख चुके हैं या जानते हैं हम लोग इसको, कि जो इलेक्ट्रॉन होता है इधर उधर अटेंडम मोशन करता है, तो जो उसका औसत वेग आता है, औसत ऊष्मीय वेग आता है, वो कितना होता है, शून्य होता है। ये हो जाएगा Vd औसत, ये अपवाह वेग बराबर हो जाएगा औसत ऊष्मीय वेग, यानी ये शून्य हो जाएगा, तो बचेगा कितना, a टाउ बचेगा ना। अब यहां से क्या करते हैं, a का वैल्यू हम लोग रख देते हैं, तो याद करके रखेंगे eV/ml। देखिए
तो ये बराबर हो जाएगा 80। तो यहां पे हम लोग EV अपान कितना रख देंगे ml और इंटू कितना हो जाएगा टाउ। तो VD बराबर आपका ये निकलेगा ना। शांतिकाल क्या होता है, नियत होता है सबका। तो EV अपान कितना हो जाएगा ml हो जाएगा। तो ये आपका निकल जाएगा अनुगमन वेग निकल जाएगा। यहां से हम लोग अनुगमन वेग निकाल सकते हैं। हमको निकालना क्या है, ओम के नियम का सत्यापन करना है। अब चूंकि I बराबर कितना होता है, पीछे हम लोग पढ़े थे, I बराबर होता है धारा I बराबर होता है NEAVD होता है ना, यानी ये VD होता है। अब ये जो होता है A क्या है, A क्या होता है, ये क्षेत्रफल है किसका, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तार का क्षेत्रफल या अनुप्रस्थ काट का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। तो VD का वैल्यू यहां पे रख दो, बराबर हो जाएगा NEA। VD का वैल्यू रख दो EV अपान ml और यहां पे हो जाएगा टाउ, कितना हो जाएगा, ये I बराबर आ जाएगा, कैपिटल लिख देते हैं, I बराबर हो जाएगा ना। I बराबर कितना निकलेगा। तो एक चीज हमको निकालना है, देखिए क्या निकालेंगे हम लोग, देखो क्या करेंगे हम लोग, यहां से I को इधर ले आएंगे, बाकी चीजों को उड़ा के इधर ले आएंगे, V अपान I का वैल्यू हम लोग निकालते हैं। NEA यहां से क्या ये आ गया NEA, ये कितना हो जाएगा EV अपान कितना हो जाएगा ml। तो ये हो जाएगा बराबर NE स्क्वायर हो जाएगा ना। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, I को उधर ml की जगह ले आएंगे, ml इसकी जगह पे आ जाएगा। यहां पे क्या आपको आ जाएगा ml अपान, देखो ml इसकी जगह पे आया और ये सब कहां चले जाएंगे, नीचे चले जाएंगे, NE स्क्वायर, देखो E स्क्वायर A टाउ क्या हो जाएगा NE स्क्वायर A टाउ बराबर कितना हो जाएगा, देखो ऊपर V है, विभवांतर, नीचे I आ जाएगा, V अपान कितना हो जाएगा I। अब ये सब देखिए नियत होते हैं, तार के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी होगी उतना रहेगी, घटेगी बढ़ेगी नहीं। E का मान नियत है, क्षेत्रफल उसका नियत रहेगा, शांतिकाल नियत होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नियत होगा, तार की लंबाई नियत होगी, मतलब नियत होने का मतलब क्या हो, बढ़ेगी घटेगी नहीं ना। ये क्या हो जाता है, R हो जाता है, R बराबर V अपान कितना हो जाएगा I। तो यही क्या होता है आपका ओम का नियम है, V अपान I बराबर कितना हो जाएगा R। R क्या है, नियतांक है, नियतांक, यही चालक तार का क्या है, प्रतिरोध है ना, नियतांक है। तो R बराबर कितना है, R बराबर कितना है, R बराबर आपको याद करके रखना है ml अपान NE स्क्वायर A टाउ। कभी कभी आपको बहुविकल्पी में ये दे देता है कि किसी चालक तार का प्रतिरोध इतना होगा, इसमें वैल्यूज को थोड़ा चेंज करके दे देगा आपको, बहुविकल्पी में दे देता है इसको ना। तो ध्यान रखेंगे इस तरह से ओम का नियम यहाँ पे सत्यापित होता है। यहाँ लिख देंगे यही ओम का नियम है, ओम का नियम है। तो थोड़ा सा चीजों को क्या करोगे आप, थोड़ा सा चीजों को आपको समझने के लिए हम थोड़ा सा भाषा लिख दिए हैं, भाषा को भी ध्यान में रखेंगे और 2 बार 3 बार इसको ड्राइव कर लेंगे। ड्राइव करने के बाद फिर जब आप करेंगे तो आपका ये क्लियर रहेगा ना। तो इसको क्या करेगा, घर पे बढ़िया से इसको क्या करें, ड्राइव करके तैयार करें, क्योंकि परीक्षा का दिन अब सर पे आ गया है ना। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट चीज को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।